कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का स्थापक माना जाता है। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के अधिकांश वर्ष एक राजा की दास्तां या गुलामी में बीते थे। वह एक दूसरे मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद घोरी का गुलाम था। जीवन के आरंभी वर्षों में ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद घोरी ने दास के तौर पर खरीद लिया था। वह मोहम्मद घोरी की सेवा में रहा। ऐबक के कार्य को देखते हुए घोरी ने उसे अपनी सेना के सैनिकों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वह सैन्य सहायक और सेना का नेतृत्व करने लगा और मोहम्मद घोरी के लौट जाने के बाद पर भारत में घोरी के शासित क्षेत्र का अधिपति भी बना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका परिवार तुर्किस्तान के निवासी थे। यहीं पर सन 1150 में बालक कुतुबुद्दीन का जन्म हुआ। जन्म के समय ऐबक के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन दिनों समाज में दस प्रथा व्याप्त थी। इसी कारण उसे एक अच्छी कीमत पर किसी व्यापारी को बेच दिया गया। इसी तरह दस व्यापार के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे एक काजी को बेच दिया गया। काजी ने ऐबक को अपने पुत्र के साथ साथ धर्म और आत्मरक्षण का ज्ञान दिया। काजी ने उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी प्रशिक्षण दिया। दुर्भाग्य से काजी की असमय मृत्यु हो गई और काजी के पुत्रों ने फिर से बालक कुतुबुद्दीन को बेचने की योजना तैयार कर ली। इसी समय वहाँ के सुल्तान भी अपनी सेना के लिए योग्य दासों की खरीद कर रहे थे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही दास व्यवस्था का शिकार हो गया था, इसलिए वह पूरी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित था। उसने मोहम्मद घोरी को खूब सेवा की और उसके साहस और व्यवहार ने सुल्तान को बहुत प्रभावित किया। समय बीतने पर सुल्तान ने ऐबक को सही अस्पताल की जिम्मेदारी सौंप दी। अस्तबल की जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐबक को सुल्तान के साथ कई सैन्य अभियानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे ऐबक तुर्क सुल्तान की सेना में अहम पद प्राप्त करने में सफल हुआ। वह अब सुल्ताना की सेना का नेतृत्व भी करने लगा था। उसने युद्ध नीति में कुशलता हासिल कर ली थी। तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ तो चौहान को बंदी बनाने में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके यह कारनामे से सुल्तान बहुत खुश हुआ और अपने तुर्किस्तान वापस लौटने के अभियान से पहले उसने ऐबक को भारत के जीते हुए राज्यों को सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब सल्तनत का गुलाम कहा जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, लाहौर और मध्य भारत का सूबेदार और शासक बन गया था। ऐबक एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकता था और सुल्तान ने भी उसकी इस प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उसे तत्कालीन भारत के कुछ क्षेत्रों का सूबेदार बनाया गया था। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने तुर्किस्तान जाने का निर्णय लिया और अपने जीते हुए साम्राज्य में कुछ हिस्सा ऐबक को शासन चलाने के लिए देने के बाद राजपूतों से जीती गई जगीरें राजपूतों के वंशों को ही बतौर जागीरदार और देखरेख के लिए प्रदान कर दी थी। लेकिन सुल्तान के लौटने के बाद राजपूत विद्रोह करने लगे और तुर्क साम्राज्य से बगावत पर उतर आए। इसके जवाब में ऐबक ने भी इन विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। सबसे पहले उसने अजमेर और मेरठ में विद्रोही को कुचल दिया और पूरे दिल्ली के क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वाकांक्षी जंगी और उसने संपूर्ण भारत को विजय करने का अभियान छोड़ दिया। पूरे भारत में तुर्कों के साम्राज्य को फैलाने के अभियान के तहत ऐबक ने हंसी के जट सरदारों के विद्रोह को दबाया। 1194 में अजमेर के राजपूतों ने फिर से विद्रोह किया, लेकिन वे ऐबक के आगे टिक नहीं सके। इस अभ्यास ने तुर्क साम्राज्य अजमेर से वाराणसी तक फैल गया। इसके अगले ही साल 1195 में उसने अलीगढ़ को तुर्क साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह से उसने बेहद कम समय में अलीहालवाड़ा, कनौज, चंदावार और बदायूं पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया और वहाँ बड़े पैमाने पर कत्लेआम और लूटपाट की। ऐबक अपने आप को कंट्रसूती कहा करता था। उसने कलिंजर, महोबा, बनारस और खंजूरों पर आक्रमण करते हुए वहाँ के तमाम मंदिरों को तोड़ डाला और जमकर लूटपाट करते हुए पूरे इलाकों को तोड़ डाला। उसने सेनापति बख्तियार के नेतृत्व में सेना को
पूर्वी दिशा में भेजा और बंगाल तथा बिहार को भी लूट लिया। इस प्रकार ऐबक ने अपने नेतृत्व में तुर्कों के साम्राज्य का बहुत विस्तार कर दिया था। तुर्क सुल्तान मोहम्मद घोरी अपनी मृत्यु से पूर्व अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं कर पाया। वह दासों पर बहुत भरोसा करता था। इसका एक कारण यह भी था कि घोरी का कोई पुत्र नहीं था। घोरी की मृत्यु हो जाने पर उसके सबसे प्रमुख और भरोसेमंद दासों में सुल्तान बनाने को लेकर होड़ लग गई। इन दासों में ऐबक के अलावा गयासुद्दीन महमूद, येल्लो दोज कुबाचा और अली मर्दान प्रमुख थे। ये सभी लोग किसी तरह से सुल्ताना बनना चाहते थे। अंत में ऐबक ने अपनी कुशलता और सेना के सामर्थ्य से दिल्ली की गादी पर अपना दावा पेश किया और दिल्ली का बादशाह बना। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली से शासन चलाने लगा। शासक बनाने के बावजूद ऐबक ने कभी सुल्ताना की उपाधि धारण नहीं की। यहीं से उसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। ऐबक अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले गया। इस बीच अजमेर के राजपूतों ने विद्रोह कर दिया और अली मर्दान ने भी ऐबक को सरदार मानने से इनकार कर दिया। ऐबक वापस दिल्ली लौटा और सफलतापूर्वक इन विद्रोह को दबाने में कामयाब हुआ। सुल्तान बनने के बाद भी ऐबक का अधिक समय युद्ध के मैदान में ही बीता, लेकिन उसके द्वारा स्थापित किए गए गुलाम वंश ने लगभग एक सदी 1206-1290 तक भारत में अपनी जड़ें जमाई रखी। ऐबक का बादशाह के रूप में शासनकाल बहुत ही छोटा रहा और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने पर ऐबक को गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक स्थापक भी कहा जाता है। उसने ऐबक की योजनाओं को आगे बढ़ाया और कुतुबुद्दीननगर के अधूरे काम को पूरा करवाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जबकि ऐबक स्वयं ही मोहम्मद घोरी का गुलाम था। ऐबक के गुलाम के साथ साथ इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ऐबक की द्वारा ही दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, परंतु वह अपने जीवित रहते इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका। इसके बाद वे इल्तुतमिश ने पूरा बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और वह गुलाम वंश का पहला सुल्ताना हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। इसके बाद गुलाम वंश के शासकों ने 1290 तक तत्कालीन भारत पर राज किया था। तुर्क सुल्तान मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना दास बनाया था और उससे काजी के पुत्रों से बतौर गुलाम खरीदा था। राज्य सुल्तान गुलाम वंश की पहली महिला शासक थी जो कि दिल्ली की गादी पर बतौर सुल्तान बैठी थी। यह इल्तुतमिश की पुत्र थी।